हाँ तो चलिए, फर्स्ट ग्रेड का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करते हैं आगे। तो चैप्टर हमारा चल रहा था 2D का कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कर लिया था। अभी ट्राइंगल के जो सेंटर्स की बात करने से पहले 2 पॉइंट और कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्मूले, इंटरसेप्ट फॉर्मूले अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन होता है। एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, इंटरसेप्ट फॉर्मूले हैं। एक इंटरनल डिवीजन है, एक एक्सटर्नल डिवीजन है। इसके 2 पार्ट हैं। मैं इधर ही लिख देता हूँ। ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्मूला में 2 हैं। एक फर्स्ट है जिसको हम इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन, और एक है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। अंतः विभाजन और दूसरा है जिसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। दोनों फॉर्मूलों पर बात करते हैं। देखिए, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। मान लीजिए 2 पॉइंट है P और Q। एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट जो रेखाखंड होगा PQ, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट PQ, इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट R है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। वेरिएबल को कोऑर्डिनेट है x, y। ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं m/n। इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, रेशियो होता है क्या? बहुत सारे बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि इस बात का, जब मैं बोल रहा हूँ कि PQ को R जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि R की P से डिस्टेंस और R की Q से डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि जो PR और अपॉन RQ वो आपका जो है m/n है। हालांकि ऐसा बोलना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि जो रेशियो होता है उसको बच्चे क्या, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको जो पढ़ाया जाता है वो पैटर्न ही दरअसल बीच में से कुछ स्टेप तो उसमें से हट गए। जैसे A/B कहीं पर लिखा है और लिखा है 2/3 है। इक्वल भी लगा सकते हैं और यहाँ पर ऐसा सिंबल भी आता है। या मान लिया कि भी A/B है वो 2/3 के इक्वल है, तो वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे कहीं लिखा है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि A/B है वो सर 2/3 के इक्वल है। ऐसा करते हैं जनरली, जबकि इसके बीच में एक स्टेप और रह जाता है। वो उसकी वजह से बच्चों को समझ ही नहीं आता कि रेशियो का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। जैसे मान लो ये बात थी, अगर 3 होते रेशियो में, 3 क्वांटिटी A, B, C, और वो कोई रेशियो होता, मान लो 2/3/4, मान लो इस रेशियो में होता दिया हुआ। अब इसको कैसे लिख पाते? क्योंकि ये जो अप्रोच है लिखने की, अगर कोई भी 2 क्वांटिटी दे रखी है और उनके बीच में अगर रेशियो हो, तब ये जो लिखने का पैटर्न है ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा जो लिखा है वो गलत है, पैटर्न गलत है। इसके पहले एक स्टेप और होना चाहिए। वो स्टेप कैसा है कि A का 2 के साथ रेशियो वही है जो B का 3 के साथ है। ओरिजिनल डेफिनेशन ये है।
अब मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ क्या बोलूंगा, ए का 2 के साथ रेशियो वही है जो बी का 3 के साथ है, जो सी का 4 के साथ है। इस बात का मीनिंग ये है कि ए का बी के साथ रेशियो वही है जो बी का 3 के साथ रेशियो है। ऐसे ही ए का 2 के साथ रेशियो वही है जो बी का 3 के साथ है, जो सी का 4 के साथ है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए कैसे लिखा जाएगा। ए का 2 के साथ रेशियो वही है जो बी का 3 के साथ है। इसके अगले स्टेप में हम कर देते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में। इसके अगला स्टेप ये है, ओरिजिनल स्टेप वो है। जैसे इसको लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। ओरिजिनल ये है इस रेशियो का मीनिंग। रेशियो का अलग से एक लेक्चर बनाकर मैं डालूंगा, क्योंकि रेशियो के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके बेस पर हम क्वेश्चनों को बाय ऑप्शन कर लेते हैं। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसकी हमें बहुत खास कर जरूरत पड़ने वाली रेशियो की। ये बात जब समझ आएगी तब वो बात कंफर्म होगी। यहाँ पर भी वही बात है। इसका मीनिंग ओरिजिनली मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए कि P का M के, ये जो PR है इसका M के साथ वही रेशियो है जो RQ का N के साथ है। क्योंकि रेशियो जो है वो डिस्टेंस के बीच में हो रहा है, तो मैं इसको R की लिखूं या QR लिखूं सेम बात है, क्योंकि डिस्टेंस है तो मैं वो पहले से ही एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखी है। तो क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं इनके ऊपर, एब्सोल्यूट वैल्यू है ओनली। हाँ तो ध्यान से देखिए, ये इसका मीनिंग है। अब इसको देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले को। तो जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि इसके इधर सामने की साइड में x लिखा होगा। इस पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे, पहले x अक्ष पर x1 डिस्टेंस चलेंगे, फिर y अक्ष पर y1 डिस्टेंस चलेंगे, तो इधर y1 होगा, तब ये पॉइंट बनेगा क्या, x1, y1। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ पहले x2 डिस्टेंस से चलेंगे, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y2 चलेंगे, तो इधर सामने कहीं y2 लिखा होगा। इसी प्रकार यहाँ कहीं x लिखा होगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बीच में से खींचड़ी पक जाएगी नहीं। हाँ जी, मैं इधर लिख देता हूँ PR/M इज इक्वल टू QR/N। हाँ जी देखिए, अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर इसको डाल के ऐसे कर लेता हूँ। ये कोई पॉइंट का नाम दे देता हूँ इन सब का, PQR तो है ही, ये L पॉइंट है, ये M है और ये N है, और इसको T बोल देता हूँ और इसको S बोल देता हूँ। हाँ जी देखिए, रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो रेशियो क्या है, PR, इसको अब ऐसे लिख सकते हो QR और इज इक्वल टू M/N। अब लिखने में कोई एतराज नहीं है। अच्छा PR क्या है, देखिए जरा, PR ये रहा। अच्छा रेशियो का ये जो PR और QR दे रखा है, तो इस रेशियो को ध्यान से देख लीजिए कि PR ये इस ट्रायंगल में है, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के दो पार्ट है, ये ट्रायंगल, इसमें बात कर रहे हैं कि PR का QR के साथ रेशियो, PR का QR के साथ रेशियो वही होगा जो इसके सामने भाग देख लो, ये भाग, ये यहाँ से देखें तो ये भाग कौन है, इसका नाम P और S और S और T। तो इसके सामने के साइड में, यानी कि ये एक जैसे लाइन है और यहाँ से कोई मान लो टॉर्च डाली गई है तो इसकी छाया इधर गिरने वाली है, तो इस लाइन के जो टुकड़ों का जो रेशियो वही होगा जो इसकी छाया के टुकड़ों का रेशियो होगा, सेम होगा। ये हम जब ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ रहे होंगे, जिसको सर्वांग सम बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज, सिमिलरिटी और कांग्रेस ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम यही बात वहां देखेंगे। सिमिलरिटी का मतलब समरूप दो त्रिभुज कब होते हैं और दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, उस कंडीशन की बेस पर। तो वहां से ये, वैसे तो छोटी क्लास की बात है, 9th क्लास में आते हैं, तो वहां वही रिजल्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। देखना ध्यान से जरा गौर से कि इस लाइन के दो लाइन सेगमेंट है, इसके दो पार्ट है PR और RQ, उनका रेशियो वही होगा जो इसके सामने के साइड के दो पार्ट दिख रहे हैं PS और ST, इन दो टुकड़ों के रेशियो के इक्वल होगा। तो मैं इसके लिए ये भी लिख सकता हूँ
कि ये है पी एस अपॉन एस टी। अच्छा, पी एस मैं जानता हूँ, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मेरे को इस टुकड़े का ये जो पार्ट दिख रहा है इसकी डिस्टेंस नहीं मालूम है ना, इस पार्ट की डिस्टेंस पता है, पर ये डिस्टेंस मेरे को पता है, दिख रही है कैसे है, एक्स कहाँ पहुंचे माइनस कहाँ से चले, तो एक्स माइनस एक्स वन, ये डिस्टेंस कौन है, एक्स माइनस एक्स वन। और एस टी डिस्टेंस भी मेरे को दिख रही है, कौन है, एक्स टू माइनस एक्स, कहाँ पहुंचे माइनस कहाँ से चले, वही लगाया, तो इसको यूज कर लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा m अपॉन n, इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बार, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको इससे और इसको इससे, तो कितना आ जाएगा, m x2 माइनस का mx और इजिकल टू कितना हो गया, nx माइनस का nx1। ठीक है, इस क्वांटिटी को इधर ले आओ और इस क्वांटिटी को इधर ले जाओ, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, mx2 प्लस का nx1, और ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, mx प्लस का nx। तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, x जैसे ही कॉमन आएगा तो कॉमन लेकर मैं x की वैल्यू इधर लिख लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, m प्लस n, वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, mx2 प्लस का nx1 और अपॉन में m प्लस n। ये इस क्वांटिटी, ये x की वैल्यू आ गई, किसकी, इस x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा देखिए y कैसे कैलकुलेट होगा, y की वैल्यू इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, लीजिए इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कैसे y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखना जरा। अब इस बार ये पार्ट ले लो, जैसे हमने इस टुकड़े का ये जो लाइन सेगमेंट PQ था, इसका हमने प्रोजेक्शन यहाँ लिया था, इस बार इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले लो, कहां पर, यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, कहां से, यहाँ पर, तो ये कोई पॉइंट और नाम दे देता हूँ इसका, क्या आर तो है पहले से, एस टी डब्ल्यू ले लो, डब्ल्यू बोल देता हूँ। अब देखना, इस टुकड़े की यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है लाइट, तो प्रोजेक्शन इस लाइन सेगमेंट पर जाएगा, किस पर, क्यूटी पर जाएगा, तो ध्यान से देखना, और वापस लिख वही रहा हूं मैं, पी आर और अपॉन क्यू आर, ये कौन है, m अपॉन n है, और ये किसके इक्वल होगा, तो सिमिलरिटी से मैं लिख दूंगा, किसके इक्वल होगा, WT अपॉन में, क्योंकि इस पार्ट के सामने इसकी छाया यहाँ गिरेगी और इसकी छाया यहाँ गिरेगी, तो WT अपॉन क्या आ जाएगा, WT अपॉन WQ। तो यहां से इसको लिख लो जरा, क्या आएगा, m अपॉन n, और WT कौन है, जरा चेक करके बताओ, ये यहाँ पर इसको अगर मिलाओगे तो जरा पॉइंट ये XY है, इसका मतलब क्या है, इधर x लिखा है तो इसके सामने इधर क्या लिखा होगा, y लिखा होगा, ये y1 है तो ये भी y1 है, और ये y है तो ये भी y है, और ये दिख रहा है ये y2 है, यहाँ हाइट के हिसाब से देखे तो y2 है। अच्छा, WT अगर कैलकुलेट करना है तो कोई बताओ जरा कैसे कैलकुलेट होगा WT, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, पहले यहाँ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं WT की बजाय इसको TW लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, TW। अच्छा, TW कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से पहले मेरे को यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि PR लिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक की, हाँ तो जरा देखिए क्या आएगा, y माइनस y1 और अपॉन में WQ दिख रहा है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो y2 माइनस y, ये डिस्टेंस आ गई। अच्छा, इस डिस्टेंस से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फिर से कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, my2 माइनस का my और इजिकल टू ny माइनस का ny1। सेम टू सेम इसको यहाँ ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो सेम वैसे ही आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, my2 प्लस का ny1 और अपॉन में m प्लस n। तो इससे हम देखें तो जो r जो हमारा था xy, जो PQ को x m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, वो कोऑर्डिनेट क्या बने हैं अपने पास, वो बने हैं mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, कोमा my2 प्लस का ny1 और अपॉन में क्या आ गया, m प्लस n। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर यही, इसमें देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो बातें मैं बता देता हूँ डिवीजन के अंदर, जरा देखिए,
नोट देखिए जरा, नोट में दो बातें हैं। फर्स्ट, इफ m इज इक्वल टू n, अगर m और n आपका इक्वल हो गया, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 1:1 रेशियो हो गया, 1:1 रेशियो हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, जरा इस फॉर्मूले से देखिए, आर एक्स वाई क्या बन गया, आर एक्स वाई अगर देखें m और n बराबर रखा तो क्या आया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो n और m बराबर है तो m ही रख देता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा m प्लस m और कॉमा my2 प्लस का my1 और अपॉन में m प्लस m। अब जरा देखिए ऊपर से भी m कॉमन आ रहा है तो क्या, नीचे 2m हो गया, ऊपर से m कॉमन आ रहा है, कट गया तो क्या बच गया, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और वहां भी क्या बच गया, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अच्छा देखिए इस m इजिकल टू n होने का मीनिंग क्या हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। भाई इसमें रख के देखो, यहाँ रख लो, चाहिए m और n बराबर है तो m से m तो कट गया, 1 आया, 1 आया तो QR उधर गया तो क्या आ गया, PR इजिकल टू QR, यानी कि ये डिस्टेंस सेम है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। इस केस में इसको क्या बोल देते हैं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु, क्या बोल देते हैं इसको, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बोलते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, मध्य बिंदु। इस केस में इसको मध्य बिंदु बोल देते हैं। हाँ जी, फिर से देखिए ये डिस्टेंस इक्वल हुआ तो ये मध्य बिंदु हो गया जब m और n इक्वल हुआ। अब इसी के ऊपर भाई विभाजन का और देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ नहीं आता, यूज होंगी ये सारी चीजें। अभी जैसे आगे हम ट्रायंगल के सेंटर्स पढ़ने वाले, वहां भी इसका यूज होगा बहुत सारी जगह। इस इन दोनों जो फॉर्मूलों का नहीं, जो फॉर्मूले का जो बेसिक है वो काम आने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेसिक है वो काम आने वाले फॉर्मूले कोई कहीं पर कंपटीशन एग्जाम में बहुत रेयर केस में कोई पूछा जाता है। इन फॉर्मूलों को जो हम निकाल कर लेके आते हैं, उस प्रोसीजर में हमने क्या सीखा है वो बेसिक जो है वही हमें क्वेश्चन को शॉर्टकट करने में काम आता है। क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन कर देते हैं, ऑप्शन देखा और कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो ऑप्शन से हमें पता चल जाता है। चलिए एक्सटर्नल डिवीजन और देख लेते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन और देख लेते हैं। यहाँ इसी में मैं कर देता हूँ, देखिए जरा, देखिए जरा एक्सटर्नल डिवीजन। ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट है वो Q है। ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये पॉइंट कोई Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये वो कोऑर्डिनेट R है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये लाइन सेगमेंट हो गया, कौन है, PQ। ये PQ है, ये R इस बार इधर बाहर है एक्सटर्नली, जैसा नाम है वैसा ही है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये R इस बार PQ जो लाइन सेगमेंट है उसके बाहर की ओर आगे बढ़ाने पर, इसको जैसे मैं डॉटेड कर देता हूं, ये इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, इस PQ को एक्सटेंड कर देंगे जैसे ही, तो एक्सटेंड करने पर आगे चलकर कहीं ये R है, और ये R अभी भी इसको किस रेशियो में, m रेशियो n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस बार। अच्छा मीनिंग वही है, इस रेशियो का क्या मीनिंग है कि R की P से डिस्टेंस और R की Q से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो रेशियो m रेशियो n है। अभी भी मीनिंग वही है कि R जो है उसकी P से डिस्टेंस और R की Q से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो m रेशियो n दिया गया है। अच्छा एक बात तो ये, अच्छा इनको अगर मिलाएं यहां से तो क्या होगा, जरा देखो, ये जो x2 बन रहा था वो x हो गया और जो x था वो x2 हो गया। इसी तरह से ये y1 है ये तो, और ये जो y दिख रहा था वो y2 हो गया, और y2 दिख रहा था वो y हो गया। बाकी सब नाम सेम, ये w है और ये t है,
और ये एस है। इस रेशियो को मैं वापस यहाँ से हटा देता हूँ, फिर ये बीच में आ रहा है। हाँ जी, ये एस है, तो मैं इधर लिख देता हूँ पी आर अपॉन क्यू आर, और ये कैसा है, एम रेशियो एन। ये एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ रहे हैं इस बार। अच्छा देखिए जरा, डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है, जो डेफिनेशन थी वही के वही है डेफिनेशन। इस आर की पी से डिस्टेंस और आर की क्यू से डिस्टेंस का रेशियो एम रेशियो एन है, तो अभी भी वही है। अब इस बार देखिए जरा, वो टुकड़े कहां पर होंगे जरा गौर से देखना। रेशियो तो ये तो वही लिखा हुआ है। अब पी आर ये है, तो इस पी आर के सामने अगर यहां से लाइट जब डालूंगा तो पूरी पूरी आएगी, कौन है, पिट्टी। इस बार ये पिट्टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पिट्टी। और दूसरा कौन है, क्यू आर। क्यू आर कौन हो जाएगा, एस टी का एस टी है। अब जरा देखिए पिट्टी कौन है, तो पिट्टी ये रहा, ये एक्स है और ये x1 है। कहाँ पहुंचे, एक्स पर, और कहां से चले थे, x1 से, तो x माइनस x1, ये तो करेक्ट है। अच्छा एस टी कौन है, एस टी इस बार बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कहां पहुंचे, x पर, और चले कहां से थे, x2 से, तो ये हो जाएगा x माइनस x2 हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ क्या फर्क, इफेक्ट क्या आएगा, जरा देखो, एम एक्स से ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स टू हो जाएगा, और एन एक्स माइनस, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा, जरा इधर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, देखो जरा, एन एक्स है माइनस का एन एक्स वन है, सही है, कोई, इस बार ये हो जाएगा, इस बार ये इधर आ जाएगा, और ये आपका उधर चला जाएगा। तो जरा देखिए क्या आएगा, एम एम एक्स है, और ये इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस का एन एक्स, ये उधर जाएगा तो एम एक्स टू, और वो पहले से पड़ा है माइनस का क्या पड़ा है, एन एक्स वन। और ये जैसे x कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, m माइनस एन बन जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एम एक्स टू माइनस से एन एक्स वन। इसी प्रकार ये देख लो, ये भी क्या बनेगा, इस बार प्रोजेक्शन इसका, इधर से लाइट डालेंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, जो प्रक्षेप आएगी, इसकी छाया जो आएगी वो यहाँ आएगी, किस पर, आर टी पर। अच्छा जरा देखिए, पी आर के सामने कौन है, इस बार पी आर के सामने कौन है, टी आर, कौन है, टी आर। अच्छा क्यू आर के सामने कौन है, क्यू आर, ये इसके सामने कौन है, डब्ल्यू आर, कौन है, डब्ल्यू आर। अच्छा अब देखिए जरा, यहाँ से m और अपॉन n तो दे रखा है, टी आर कौन है, ये रहा टी आर, ये y1 है तो ये भी y1 है, और ये y2 है तो ये भी y2 है, और ये y है। अच्छा टी आर कौन है, तो ये रहा टी आर, तो y माइनस y1, तो ये कौन हो गया, y माइनस y1। अच्छा फिर डब्ल्यू आर कौन है, y माइनस y2, ये y माइनस y2 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर से वही, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, y इजिकल टू, ये यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं है, ये आया, ये माइनस का इफेक्ट। अच्छा अब बात अब है, देखो इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है, फॉर्मूला केवल एक समझने के लिए निकाला गया, जो 9th-10th क्लास में काम आता है, उसके आगे फॉर्मूला का कोई रोल नहीं है। जरा देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये m और n इक्वल हो जाए, अब बात वही है, जैसे इंटरनल डिवीजन में क्या हुआ कि जब m और n इक्वल हुआ तो मिड पॉइंट हमें मिला। अब इस केस में देखिए, जब m और n आपके इक्वल हो गए, तो m और n इक्वल होते ही तो m माइनस n, m जीरो हो जाएगा, ये तो पॉइंट जबकि जीरो हो जाएगा। अब सोच के देखिए, चलो यहाँ तो छोड़िए, m और n है क्या, m डिस्टेंस इसको बोला है और n डिस्टेंस इसको बोला है, ये दोनों डिस्टेंस कब इक्वल होंगी, या तो ये पॉइंट क्या हो जाए, ये पॉइंट यहाँ जो दिख रहा है ये पॉइंट है, कहाँ आ जाए, ये यहीं आ जाए, तो भी नहीं होगा भाई। पी आर ये दिख रहा है और ये क्यू आर के इक्वल हो जाए, पी आर और क्यू आर डिस्टेंस इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये पी पॉइंट यहीं आ जाए, तो ही हो सकता है कि पी और क्यू दोनों एक ही जगह हो जाए, जबकि दो पॉइंट की बात हो रही है, दो नहीं तो फिर जब यहीं आ गए तो फिर 2 पॉइंट तो बचे नहीं, एक ही रह गया। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती कि ये पी यहाँ चला जाए। अब पॉसिबिलिटी बनी क्या, फिर पॉसिबिलिटी हमें ये शो करना है कि ये m और n इक्वल है, इक्वल होने का मतलब ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस इक्वल है। इक्वल कब हो सकती है कि या तो ये हो जाए कि पी यहाँ आ जाए तो ये दोनों डिस्टेंस पी आर और क्यू आर दोनों सेम होगी, पर दोनों फिर पॉइंट दो नया होके पॉइंट एक ही बन जाएगा। तो फिर देखिए आर की सिचुएशन फिर आर को ही चेंज करना पड़ेगा। तो आर अब देखिए पी आर और क्यू आर कौन से केस में ऐसा हो कि इक्वल हो जाए, एक ही पॉसिबिलिटी है। कब है, जरा देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे दो दोस्त हैं और दोनों मान लो कहीं जर्मनी रह रहे हैं और दोनों के दोनों इंडिया के हैं। अब दोनों लोग इंडिया के हैं, आपस में फ्लाइट में जाते वक्त बात कर रहे होते भी आप कहाँ से, बोले मैं इंडिया से हूँ। आ रहे हैं, मान लो जाने की बजाय आ रहे हैं और आते वक्त बात कर रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हो भैया, बोले कि इंडिया जा रहा हूँ। दूसरा वाला बोलता है मैं भी इंडिया जा रहा हूँ, दोनों इंडिया जा रहे हैं। अभी दोनों लोग क्या है, दोनों सेम है। थोड़ा आगे चले, बोले कहाँ जा रहे हो, दूसरा बोलता है मैं राजस्थान जा रहा हूँ, वो भी बोलता है कि मैं भी राजस्थान जा रहा हूँ। अभी भी दोनों क्या है, सेम है, दोनों की बातें सेम है। अब आगे चलकर फिर दूसरा वाला बोलता है कि भाई अब कहाँ आगे कहाँ जाओगे, बोले कि मैं जयपुर जाऊंगा। और दूसरे से पूछा तू कहाँ जाएगा, भैया मैं भी जयपुर जाऊंगा। अभी भी दोनों की बातें सेम है। अब आगे जयपुर में आकर पूछा कि भाई अब आप कहाँ जाओगे, तो एक व्यक्ति तो अपना एड्रेस दूसरा बता रहा है, एक तो रेलवे स्टेशन का एड्रेस बता रहा है, एक बस स्टैंड का एड्रेस बता रहा है। तो अब वो कहते हैं भाई हम दोनों तो अलग अलग जगह जा रहे हैं। अब दोनों के स्थान अलग अलग है, दोनों दो जगह के, अब उनके बीच में मतभेद आ गया। अब वो कहता है तू अच्छा स्टेशन वाला, अच्छा मैं बस स्टैंड वाला हूँ। जबकि बाहरी तरफ से देखे तो दोनों एक ही थे। जब जर्मनी से चले तो दोनों कह रहे थे हम दोनों इंडिया के हैं। इंडिया में आकर राजस्थान में पहुंचे, हम दोनों राजस्थान के, एक ही जगह के शो कर रहे थे दोनों। राजस्थान में आकर जब अपने लोकल एरिया में आए तो दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा इसी प्रकार ये देखिए लोकल एरिया है, ये राजस्थान के दो एड्रेस है, दो, एक बस स्टैंड है एक रेलवे स्टेशन है। अब ये कह रहे हैं हम दोनों अलग अलग है। अब जरा इनको सोचो कि ये दोनों के दोनों कहाँ, इंडिया में है ये दोनों। अब हम कहें कि दोनों इंडिया के हैं और जयपुर में ही है। अब हम कहें तो ये दोनों का कैसे हैं, इक्वल है। अब उनकी बातें इक्वल। अच्छा मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, जरा सोच के देखिए कि बड़े लेवल पर जब थे तब दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों के अंदर यही लग रहा था हम दोनों एक ही जगह के हैं। जयपुर राजस्थान तक बात आई तब भी दोनों बोले हम दोनों तो एक ही जगह के हैं। जब राजस्थान के अंदर जयपुर की बात आई तब भी बोले हम दोनों एक ही जगह के हैं। लोकल एड्रेस पर पहुंचते अलग अलग जगह के हो गए। इसी प्रकार ये पॉइंट जब तक इनके पास दिख रहा है, ये कौन है, ये स्टेट के अंदर या इंडिया बोलो तब तक ये दोनों एक ही हैं। स्टेट बोलो तब भी दोनों एक ही हैं, जयपुर बोलो तब भी दोनों एक ही हैं। पर जैसे जयपुर के अंदर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड बोला दोनों अलग अलग हो गए। अब जरा मैं इसको बोलता हूँ आर कौन है। आर सर इन्फिनिटी पर है, कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अब कोई पॉइंट इन्फिनिटी पर पड़ा है और उसकी पी से डिस्टेंस कितने, इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट है उसकी क्यू से डिस्टेंस कितने, इन्फिनिटी है उसकी डिस्टेंस। दोनों की डिस्टेंस कितने है, इन्फिनिटी है। अब जरा देखिए जैसे हम कहें कि भाई सूरज की धरती से दूरी कितनी है, इतनी। अब एक व्यक्ति कहे भाई मेरे घर से कितनी दूरी है और इसके घर से कितनी, दोनों के घर से दूरी एक जितनी है सूर्य की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम इतने बड़े पैमाने पर देख रहे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो वो बड़े पैमाने पर कोई नाप तोल कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई बड़ा वाला ट्रक जा रहा है, कोई गेहूं की बोरियां लाद कर जा रहा है। अब वो जब तौल करवाता है तो वो उसमें ये नहीं देखता कि 1 ग्राम 2 ग्राम तो छोटा 100-200 ग्राम का या किलो 2 किलो का फर्क होता है, तो भी उसमें पता ही नहीं चलता बड़े कांटे में। और वही अगर सुनार के पास बैठे होते हैं तो वो तो पॉइंटों में पता चल जाता है। एक पॉइंट एक होते ही तो सीधा 10-15 हजार का फर्क पड़ जाता है, जबकि उसे बोरी से लदे हुए ट्रक में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ये आर इन्फिनिटी पर होगा। तो ये जो डिस्टेंस, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पी आर और क्यू आर सेम हो जाएगी। तो ये कब होगा, तो एम और एन दोनों इक्वल होंगे। तो उस सिचुएशन में मैं इसको बोल देता हूँ कि आर कहां पर होगा, आर आपका इन्फिनिटी पर होगा। जब पी आर, जब इफ एंड एम इक्वल टू एन,
देन आर लाई एट इन्फिनिटी, देन आर लाई एट इन्फिनिटी, ये आर आपका इन्फिनिटी पर होगा। अब आगे चलते हैं अपन जो ट्रायंगल के अपने जो सेंटर्स थे उसके ऊपर आते हैं, ट्रायंगल के सेंटर्स पर बात करते हैं। Centers of triangle. Centers of triangle. त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। हाँ जी, कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट मैंने नाम लिखे थे, फिर लिख देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ ताकि जब डायग्राम बनाऊं तब दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है सेंट्रोइड, जिसको केंद्रक बोलते हैं। डेफिनेशन, फॉर्मूला में फिर कह रहा हूं, इनके फॉर्मूले कोई काम नहीं आने वाले। जिस प्रोसीजर से मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूं उस प्रोसीजर में मैंने क्या क्या चीजें यूज की वही काम किए। पहली बात मैं लिखता हूं डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है सेंट्रोइड की? तो इंटरसेक्शन पॉइंट of the medians of a triangle is called the centroid of a triangle। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या बोला गया है? इंटरसेक्शन पॉइंट किसका? मेडियंस का। दो ही इसमें कीवर्ड है, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक मेडियंस। मेडियंस होती क्या है तो पहले देख लीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। अच्छा, ट्रायंगल के बारे में कुछ एक बातें जो कई बार नहीं पता होती है तो मैं अभी बता देता हूँ। एक तो ट्रायंगल का जब भी नाम, ये वर्टेक्स के जब हम नाम रख रहे होते हैं, शीर्षों के जब नाम रख रहे होते हैं, तब ध्यान ये रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। ए बी सी, चाहे यहां से शुरू कर लो चाहे यहां से कर लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ए बी सी, चाहे ए बी सी होने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये डायग्राम का बनने वाला 2D पर बनने वाला, और 2D का सिस्टम हमने जो बनाया था उस एक्स एक्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बनाया था। तो ये हमेशा ध्यान रखना है ये, क्योंकि अभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एरिया कैलकुलेट करेंगे, अगर वर्टेक्स दे रखे हैं एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इस बात का खास करके ध्यान देना। अच्छा, एक ये इसकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में क्यों अभी याद दिला रहा हूँ, क्योंकि काम आने वाली है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। ट्रायंगल की किसी दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल लिख देता हूं मैं, इक्वल भी लगा ही देता हूं, इक्वल और थर्ड साइड होता है। अच्छा, इक्वलिटी का क्या रोल रहेगा भी बताऊंगा। एक और होती है ट्रायंगल के लिए, वो होती है कि किसी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस। अब ये मॉडुलस क्यों लगाया है? क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। मुझे क्या पता बड़ी साइड कौन सी है, ए बी साइड बड़ी है या बी सी साइड बड़ी है, मुझे नहीं पता। कोई भी दो लेने, ए बी और ए सी ले लो, चाहे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला।
कोई भी ए बी का कोई खासियत नहीं है, ए सी और बी सी ले लो। कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस है, मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस वो रिलेशन डिस्टेंस का चल रहा है। वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, छोटा या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। अच्छा, इन दोनों प्रॉपर्टी का रोल क्या है? तो ये ट्रायंगल बनेगा ही तभी, कोई ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट इससे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन तभी हो सकती है जब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करें। एक ये कर जाए चाहे ये कर जाए, दोनों प्रॉपर्टी एक ही है वैसे तो, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, दिखने में दो दिख रही है। जरा देखिए, अगर मान लो कि एक ट्रायंगल, कुछ देर के लिए सोच के देखो कि ए बी है वो आपकी 2 डिस्टेंस है, और बी सी आपकी 3 डिस्टेंस है, और ये आपकी 4 डिस्टेंस है, तो क्या ट्रायंगल बन पाएगा? ये सोचने की बात है कि क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा। हम ट्रायंगल बनाते कैसे थे छोटी क्लास में? तो मान लो जो सबसे बड़ी साइड होती थी उसको पहले एक स्केल से लाइन ड्रॉ करते थे, और फिर जो साइड जो बच गई उन साइड के हम आर्क लगाते थे। तो मान लो इस पॉइंट पर से मेरे को 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो मैं जैसे आर्क लगाऊंगा वो यहाँ आएगा, इसके सेंटर में से बीचों बीच से आ जाएगा। और जैसे मैं 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा तो वो इधर आएगा। तो ये तो यहाँ आर्क लग गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं किया कहीं पर। या यूं होता कि ये बड़ा हो जाता, जैसे मान लो ये होता, ये तो जैसे बड़ा इस तरीके से होता, जैसे 1 मिनट में, अभी तो ये शायद बन गया, ये इंटरसेक्ट कहीं करेंगे, थर्ड साइड से बड़ा ही है, मैं उसके हिसाब से ले लिया। देखिए जरा, ये मैंने यहाँ 7 ले लिया। अब 2 डिस्टेंस का तो यहाँ लग गया और 3 डिस्टेंस यहाँ, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। 4 के केस में तो कर जाएंगे। 4 के केस में तो क्या होगा कि 3 और 2 5 है, और वो थर्ड साइड से बड़ा है तो ट्रायंगल बनेगा। 7 में नहीं बनेगा, 7 यूनिट होगी तो फिर ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये दोनों आर्क यहीं रह जाएंगे, बन ही नहीं पाएगा ट्रायंगल। तो एक तो ये केस हो गया, एक इक्वलिटी का केस हो गया, 3 और 2 यूनिट 5 यूनिट है। अगर ये 5 यूनिट हुआ तो एक आर्क जब से मैं यहाँ लगाऊंगा ये 2 यूनिट का, और एक ये इधर 3 यूनिट वाला लगाऊंगा तो वो यहाँ, तो जो थर्ड वर्टेक्स आएगा ट्रायंगल का वो यही आ जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब देखो, मैं वापस आता हूँ इसी बात पर, ये जो लिखी हुई बात है कि ट्रायंगल की 2 साइड का सम, अगर ये इक्वलिटी होल्ड करती, कौन सी? ये इक्वलिटी, यानी कि कहने का मतलब कि ए बी और बी सी दोनों का सम जो है वो अगर ए सी के इक्वल होता, क्या होता? ए सी के इक्वल। तो जरा ध्यान से देखना, ये ए बी और ए सी इस केस में इक्वल है, तो ये बी यहाँ नहीं है, बी यही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट इस सिचुएशन में क्या होते? तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते। क्या हो जाते? कोलिनियर। एक ही लाइन पर आ जाते हैं तीनों पॉइंट, ये पॉइंट तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आ जाते, ट्रायंगल बनता ही नहीं, केवल लाइन रह जाती। तो इक्वालिटी होल्ड जब करेगी ट्रायंगल में, तो इसका मतलब वो जो तीनों वर्टेक्स हैं वो एक ही लाइन पर होंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा। समरेख, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समरेख, तीनों के तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होंगे, तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर लाई करेंगे, और वो पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। कब है? जब इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होल्ड करे, इस इनइक्वालिटी में अगर इक्वालिटी होल्ड करे तब। अच्छा, यही इसकी बात करते हैं। ये कह रहा है कि 2 का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, वो तो इसके इक्वल है, तो कोई और लेता हूं इधर मैं जैसे 4 ले लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, वो इससे छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, वो इससे छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस 1, वो इससे छोटा है। तो ये आपका ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। अब इक्वालिटी का केस की बात कर लेता हूँ। इक्वालिटी की अगर बात करूं तो इक्वालिटी, जैसे ये 5 है, ये 5 कर ले लिया मैंने। अब जरा देखिए 5 के केस में क्या बनेगा। अब भी वही कि अगर इक्वालिटी होल्ड की, तो जैसे मान लो ये 2, इनका डिफरेंस कितना है? 3, वो इसके इक्वल है। इन दोनों का डिफरेंस 2, वो इसके इक्वल है। इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो इस वजह से आपके तीनों पॉइंट फिर भी वही कि जैसे आर्क लगाऊंगा तो ये पॉइंट बी यहाँ आ जाएगा। इस केस में भी क्या होंगे, जब ये आपका ए बी और माइनस बी सी का जो डिफरेंस है वो अगर ए सी के इक्वल हुआ,
तो ये कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन होगी। ये इधर देखकर ये मत सोचना कि सर आपने तो ये इक्वलिटी इसके लिए होल्ड नहीं कर रही। ये एग्जांपल दिया है, जनरल ए बी बी सी कोई भी ले सकते हो, या कोई भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड के अगर इक्वल आ गया तो वो तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे, ट्राइंगल नहीं बन सकता। अच्छा, और बात सुनिए इसी पर। ये तो ट्राइंगल है आपका, अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, जिसको हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अक्यूट एंगल, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं ये सारे के सारे। अगर ये ट्राइंगल ऐसे होता ये राइट एंगल तक होता तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। राइट एंगल ट्राइंगल होता तब तक मान लो ए बी और ये सी थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाता, कोलिनियर में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये मान लो अक्यूट एंगल ट्राइंगल होता तो ये जो थर्ड पॉइंट आता वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था। तो जरा देखो, ये पॉइंट यहाँ आया और इसको तो दो साइड जो इक्वल दो साइड जिनका सम कर रहे हैं, जिन दो साइड का सम कर रहे हैं, वो जो सी पॉइंट है वो इन दोनों साइड जो एफ बी ये आपका कौन सा बीसी जो सेगमेंट बच एफ बी जो सेगमेंट बच गया उसको इंटरनली डिवाइड करेगा। उन दोनों साइड के दोनों साइड की जो लेंथ होगी उस लेंथ के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। जैसे मान लो मैं इसी का अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, पहले इस बात को क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जरा देखिए, ए बी और बी सी दोनों का सम सेम है, ए बी और सी यही है। अब इन दोनों साइड का सम इसके इक्वल है। इक्वल है तो जरा गौर से देखिए, मैं इसको यहां नहीं लेके कहीं और ले लेता हूं। ये ले लो, ये ए बी और सी। अब ठीक है। अच्छा, ए बी और बी सी दोनों का सम ए सी के इक्वल है। मैं कुछ बनाना कुछ और चाह रहा था, बन कुछ और रहा है। लो देखो जरा, एक मिनट, इसको मैं इसको अगर देखूं तो यहाँ बना देता हूँ। सी पॉइंट यहाँ, तो ए बी और सी, ठीक है। तो ये सी यही है। अगर मान लो ए बी और बी सी का सम थर्ड साइड के इक्वल हो गया, मान लो थर्ड साइड के इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड दो, इन दोनों का सम कर लो या इनका ले लो, कोई का भी ले लो। ए बी और बी सी इन दोनों साइड का सम है ना, वो थर्ड साइड के इक्वल है। तो ये जो पॉइंट बी आएगा वो बी यहाँ आकर गिरेगा। जैसे मान लो ये दोनों इक्वल हो, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम अगर एसी के इक्वल होगा तो ये बी पॉइंट यहाँ आकर गिरेगा, यहाँ आकर गिरेगा। इसका मतलब ये जो एसी लाइन सेगमेंट है इसको ये इंटरनली डिवाइड करेगा। कब? जब ये एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। जब ये ट्राइंगल कैसा होगा? क्यों? अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा मान लो, और मैं कह रहा हूँ ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ये जो बी पॉइंट है फिर वही क्या होगा, यहाँ आकर गिर जाएगा। कहाँ? इस पर। तो इंटरनली डिवाइड करेगा। अब अगर यही पॉइंट, यही जो ट्राइंगल है वो इस टाइप का होता, कैसे? इस टाइप का। कैसा ट्राइंगल होता है ये? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता। कैसा होता? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और मैं इसको बनाता इस प्रकार से, कैसे? ए, ये रहा ए और बी और सी, ये यहाँ है सी। ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल है, मान लो ए सी के इक्वल है। तो जैसे मैं थोड़ा डायग्राम मैंने करेक्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ। ये रहा। अब मान लो ये बी है। अब जरा देखना जरा गौर से, अब ए बी और बी सी आपके दोनों का जो सम है ए सी के अगर इक्वल आया तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट नीचे आकर गिरेगा। नीचे वो कहाँ होगा? वो यहाँ, इसको यहाँ गिरेगा। कहीं कहाँ गिरेगा? यहाँ। तो उस सिचुएशन में बी जो होगा वो एच सी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। कब? जब ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत काम की बातें हैं, एग्जाम में यही काम आने वाली है। ये फॉर्मूले कोई काम आने वाले नहीं है। कब है? जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा और अगर ये इक्वलिटी होल्ड कर गई,
कि दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है, तो वो जो थर्ड जो पॉइंट बचेगा वो पॉइंट है शेष दो वर्टेक्स को ऐड करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा अगर वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ तो। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इस सिचुएशन रहेगी। अच्छा, एक्यूट में क्या रहेगा, वो इंटरनली डिवाइड करेगा। डिफरेंस में अब देखो, इसमें इक्वलिटी अगर होल्ड की तो क्या होगा, जरा देखिए कि दो साइड का डिफरेंस मैं इसको भी ऐसे ही ले लेता हूं, ये लो ए बी और सी। हाँ देखिए जरा, ए बी और बी सी का दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर ए सी के इक्वल हुआ, किसके, ए सी के इक्वल हुआ, तो मैं बना देता हूँ कोई दोनों का जो डिफरेंस इसके इक्वल हो। जैसे 5 है और ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 3 के इक्वल है। तो इस सिचुएशन में देखो फिर वही बात है, जब मैं यहाँ से सबसे बड़ी साइड ड्रॉ करूंगा तो फिर यहाँ से जब 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा तो वो कहीं यहाँ आएगा, और इधर से 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा वो कहीं यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आकर गिरेगा, कौन, ए यहाँ आकर गिर जाएगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। कब, जब ये ट्रायंगल कैसा हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब यही अगर इसमें होता कि इन दोनों साइड का डिफरेंस इस थर्ड साइड के इक्वल है, तो फिर ये पॉइंट फिर वही बात होती कि यहाँ बाहर आकर गिरता, किसमें, ये इसे इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाने पर इसको बाहर की तरफ आकर यहाँ इसको ये एक्सटर्नली डिवाइड करता। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब इस सेंट्रोइड के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला आएगा कैसे वो भी बात कर लेते हैं। हालांकि फॉर्मूले का कोई रोल कोई इतना ज्यादा नहीं है जितना ये जो बातें बोली है उनका रोल है। चलिए देखिए सेंट्रोइड क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सेंट्रोइड में बोला क्या गया है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। अच्छा देखिए, मेडियन बोला, मेडियन क्या होती है कि किसी ट्राइंगल के एक पॉइंट को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसको बोलते हैं मेडियन। अच्छा, ये इस वर्टेक्स से मेडियन क्या होगी, इसका मिड पॉइंट, मान लो ये मिड पॉइंट है, इसको इससे मिलाया तो ये एक मेडियन है। मिड पॉइंट कर लो, ये पार्ट इसके इक्वल है। अच्छा, इस पॉइंट की मेडियन ये बनेगी तो ये बनेगी, तो ये पार्ट इक्वल है। इससे यहाँ पर मेडियन ये बनेगी और ये पार्ट इक्वल है। किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल भले कैसा ही हो, तीनों वर्टेक्स से 3 आपकी मेडियन ड्रॉ होंगी और तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगी। क्या होंगी, एक ही पॉइंट से पास। कोइंसिडेंट, ये तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका एक ही पॉइंट होगा जिसको कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। तो ये तीनों मेडियन एक ही पॉइंट से पास होंगी। इस पॉइंट को जी बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, जी। ये हो गया ए डी बी ई और सी एफ, ये लीजिए। अब ये जी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट लाने, सेंट्रोइड कौन है, सेंट्रोइड है जी। कैसे आया जी, तो देखिए ये मेडियन है, ये भी मेडियन है और ये भी मेडियन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस, इन मेडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब एग्जाम में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत ही कहाँ है, इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है मुझे। कैसे कि ये मिड पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए होंगे, मिड पॉइंट निकाला और इस लाइन को निकाल लूंगा, और अभी लाइन जब आगे हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है अभी तक के, क्योंकि लाइन के बारे में पता नहीं है तो शायद ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, जो सेंट्रोइड होता है वो हर मेडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। फिर बोलता हूं, सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है जी, वो आपको इस रेशियो में, किसको, एच जी और अपॉन जी डी, ये रेशियो आपका 2:1 आने वाला है। अब यही देख लीजिए जी, इसके अंदर देखोगे तब भी ये बड़ा वाला भाग देखना, ये जो बड़ा वाला भाग आएगा वो वर्टेक्स की तरफ का होगा, हमेशा ध्यान रखना, वर्टेक्स की तरफ का।
तो इस CF को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो जैसे AD को किया 2:1 में, CF बोलेंगे, FC नहीं बोलेंगे, CF, क्योंकि वर्टेक्स से ड्रॉ हुआ है। तो ये CF को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1, तो 2 पार्ट इधर होगा, 1 पार्ट इधर होगा। इसके 3 टुकड़े करेंगे, उसमें से 2 पार्ट इधर होंगे, 1 पार्ट इधर होगा। इसका मीनिंग ये है। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या है? GC और अपॉन GF, या CG भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CG लिखना है तो CG लिख लो, डिस्टेंस है तो मत कैसे लिख सकते हो। ये भी 2:1 आने वाला है। अच्छा G के लिए देखूं तो इसके लिए देखता हूं, BE के लिए तो क्या होगा? BG और अपॉन में क्या हो जाएगा? GC, GE, ये भी क्या होगा आपका? 2:1 होगा। ये रेशियो तीनों ही जो मेडियन होंगे उसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखिए जरा फॉर्मूला, हमें G का निकालना है, तो G के मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट x, y वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट है तो पहले तो मेरे को इस D के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो D के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट दिख रहे हैं। क्या क्या है इन दोनों का? ये मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा? x2 प्लस x3 अपॉन में 2 और y2 प्लस y3 अपॉन में 2, ये आ गया मिड पॉइंट। अब G जो है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये पार्ट 2 है और ये 1 है। M/n, तो M और n की वैल्यू 2 और 1 दे रखी है, तो मैं G कैलकुलेट कर सकता हूँ। G क्या आ जाएगा? G देखिए क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, 2 टाइम्स mx2। अब देखना जरा AD को, G AD को डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 रहेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? mx2 x2, ये रहा, कितना है? x2 प्लस x3 अपॉन में 2 और प्लस n x1 कितना है? x1 तो x1 ही है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? n प्लस n। इसी प्रकार m y2 ये है, y2 प्लस y3 अपॉन में 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? n y1 की वैल्यू y1 है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1। तो यहाँ से फॉर्मूला G का क्या मिल गया? G ऐसे G शॉर्टकट लिख लो, चाहे GXY लिख लो, शॉर्टकट लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या बन जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल है, तो ये क्या हो गया? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में कितना आ गया? 3y1 प्लस y2 और प्लस y3 अपॉन में 3। अच्छा एक बात तो ये देखना, सेंट्रोइड जो होता है कोई ट्राइंगल का ही नहीं होता। सेंट्रोइड आपके रेक्टेंगल का भी होता है, आपके स्क्वायर का भी होता है, आपके क्वाड्रिलेटरल का भी होता है, कोई पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, एन डायमेंशन का कोई भी होगा। तो उन सब के लिए यही होगा। एन अगर साइड का कोई भी मान लो पॉलीगॉन बना हुआ है, एन साइडेड पॉलीगॉन होगा, तो सबका सेंट्रोइड निकलेगा। ट्राइंगल में जैसे तीनों का सम अपॉन 3 है, कोऑर्डिनेट है ना, तीनों के x कोऑर्डिनेट के सम अपॉन 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3। इसी प्रकार मान लो क्वाड्रिलेटरल होता तो चारों कोऑर्डिनेट है, चारों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 4, चारों के y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 4। पेंटागन होता तो जो 5 वर्टेक्स होते हैं उनके x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 5, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 5। ये फॉर्मूला बनता। अगर n डायमेंशन होता तो उन n वर्टेक्स के x डायगोनल का सम अपॉन n, y डायगोनल गलत बोल दिया, n वर्टेक्स है उनके x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन n और y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन n होगा। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn अपॉन में n। ये फॉर्मूला बन जाता। अच्छा जरा इससे एक बात और देख लीजिए जरा। एक बात तो ये हुई, एक बात ये है कि इन अगर मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन करा दे तो ये एक नया ट्राइंगल बना। तो ये जो नया ट्राइंगल बना है इसका और इस पुराने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम है। तो मैं इधर एक बात लिख देता हूं, सेंट्रोइड ऑफ ABC इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ
सेंट्रोइड ऑफ DEF, ये सेंट्रोइड आपके दोनों के सेम ही होंगे। कल अगर ये दे रखा हो कि किसी ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट दे रखे हो और फिर पूछे कि ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, तो सेंट्रोइड वो मिड पॉइंट से बने ट्राइंगल का और ओरिजिनल ट्राइंगल का सेम ही होगा। अच्छा, एक बात तो ये एकदम ये सेंट्रोइड है जी, तो ये जो ट्राइंगल बनता है कौन सा, ABG, ये दिख रहा है ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया भी सेम होता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BGC। ये एरिया भी इक्वल होता है, एरिया में भी ये इक्वल होता है सेंट्रोइड के केस में। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर बात कर लेते हैं। नोट देखिए, नोट फर्स्ट कुछ नोट पर बात कर लेते हैं। नोट के ऊपर बात करें तो फर्स्ट नोट ये है कि अगर, अच्छा, ये वर्टेक्स जो दिख रहे हैं, पहले कुछ दो बात और बोल देता हूँ। XY, इफ XY इज रैशनल देन X, Y बिलोंग्स टू Q। X और Y भी रेशनल होंगे। बिलोंग्स टू Q का मतलब है कि अगर ये पॉइंट आपका जो दिख रहा है ये अगर रेशनल हुआ तो इसके जो दोनों अंदर के जो एलिमेंट है वो भी रेशनल होंगे। अगर ये आपका इंटीजर हुआ, क्या हुआ, अगर ये पॉइंट आपका इंटीजर हुआ, इज इंटीजर देन XY बिलोंग्स टू Z, तो आपका जो XY होंगे वो भी इंटीजर होंगे। अच्छा, एक और पॉइंट इंटीजर कब होगा, जब उसके दोनों एलिमेंट क्या होंगे, आपके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो आपके इंटीजर होंगे। तो इसके ऊपर मैं पहला बोल देता हूँ। पहला ये कि अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A, B and C are rational, then centroid is also rational। अगर मान लो ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो रेशनल है, ABC अगर तीनों कोऑर्डिनेट रेशनल होने का मतलब ये जो अंदर के जो इसके आपके X और Y जो वेरिएबल हैं वो सारे के सारे कैसे हों, रेशनल हो जाएं। सारे के सारे अगर रेशनल हैं तो जो इस सेंट्रोइड की जो वैल्यू आएगी वो भी पक्का रेशनल होगी। इंटीजर है तब तो इंटीजर होना है, क्योंकि रेशनल जो बोल दिया तो इंटीजर की बात ही खत्म होगी। जब रेशनल है, अगर इंटीजर हुआ तो इंटीजर होना ही है, क्योंकि रेशनल तो उससे बड़ी बात बोली है, मैं तो जनरल बात बोल दी। अगर रेशनल हुए कोऑर्डिनेट तो पक्का जो सेंट्रोइड होगा वो आपका रेशनल होगा। अच्छा, दूसरी बात और सुनो, अगर इरेशनल हुआ, इफ वन कोऑर्डिनेट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इफ एनी वन वर्टेक्स इज irrational, then centroid is also irrational। अगर आपका कोई भी एक वर्टेक्स अगर आपका इरेशनल हुआ,
एटलीस्ट बोलना चाहिए था मुझे, इफ एनी वन, इफ एटलीस्ट एनी वन, इफ एटलीस्ट बोल के तो गलत हो जाएगा। इफ कोई एक वर्टेक्स, अगर ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स में से कोई एक वर्टेक्स अगर आपका इरेशनल हुआ तो ये आपका इरेशनल होगा। अगर कोई एक से ज्यादा हो गए तो कोई गारंटी नहीं है, फिर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, फिर कोई गारंटी नहीं है। पर अगर एक इरेशनल हुआ तो पक्का इरेशनल हो जाएगा, पर सारे अगर इरेशनल हुए तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एक इसी के ऊपर एक और देखते हैं। एक बात और होती है, अगर ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्या होता है इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, सारे की सारी साइड जिसकी इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड सारी इक्वल होती है, जिस ट्राइंगल की साइड सारी इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं उसके, और सारे 60 डिग्री के एंगल होते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के सारे कोऑर्डिनेट अगर रेशनल नंबर है ना, तो वो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता, समबाहु त्रिभुज तो नहीं हो सकता। अगर वो सारे के सारे आपके परिमेय संख्याएं हैं, अगर कोऑर्डिनेट जो है, निर्देशांक जो है, सारे के सारे परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल का मतलब परिमेय होता है। अगर परिमेय संख्याएं हैं तो जो सेंट्रोइड जिसको हम क्या बोलते हैं केंद्रक, वो आपका वो तो परिमेय होना ही, रेशनल होना ही है। पर वो जो ट्राइंगल जो है ना, वो आपका समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, √3/4 और साइड स्क्वायर होता है, और वो एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अगर कोई भी नंबर रेशनल दे रखे हैं और रेशनल नंबर अगर वर्टेक्स रेशनल है तो एरिया इरेशनल नहीं आ सकता कभी भी। कोई अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स आपके रेशनल हैं तो एरिया कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता, जबकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑलवेज क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। क्योंकि मान लो अगर √3/4 ये होता है ना फॉर्मूला, √3/4 और साइड स्क्वायर होता है। अब मान लो साइड, अगर बाई चांस साइड की वैल्यू मान लो इरेशनल नंबर हो भी गई, क्या हो गई, इरेशनल, तो स्क्वायर करते तो रैशनल हो जाएगी। अगर मान लो क्योंकि साइड है तो उसकी वैल्यू या तो रूट में आएगी या कोई ना कोई वैल्यू जो भी आएगी रैशनल आएगी, तब तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, वो रैशनल इनटू इरेशनल, रैशनल ही होना है। अगर इरेशनल भी होगा तो भी स्क्वायर होने से वो रैशनल बन जाएगी, रैशनल बन जाएगी तो फिर हो जाएगा, क्योंकि ये वो ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर रूट होगा। क्यूब रूट तो साइड की लेंथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साइड की लेंथ निकलती किससे, वो रूट वाले फॉर्मूले से निकलती है। पी क्यू लेंथ का हमने फॉर्मूला सीखा, रूट है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो ज्यादा से ज्यादा रूट आएगा तो स्क्वायर करने से रूट उड़ जाएगा। और इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भी सर आप इरेशनल नंबर बोल रहे हो, तो इरेशनल नंबर तो बहुत टाइप के होते हैं, तो वो हो गया, तो वो हो ही नहीं सकता, साइड की लेंथ हो ही नहीं सकता। साइड की लेंथ होगा तो या तो रूट टाइप का होगा या रेशनल होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अच्छा देखिए, और पॉसिबिलिटी कुछ होगी नहीं, या तो रूट होगा या परफेक्ट यू कह दूं कि इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। रेशनल नंबर भी आ सकता है, कोई मना ही नहीं है, रेशनल भी आ सकता है, पर इरेशनल नंबर भी आ सकता है, पर मेरा कहना है मतलब उस टाइप का इरेशनल नंबर नहीं आता जिस प्रकार जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग वैसा आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है कि भाई बहुत सारे नंबर है ये भी रेशनल में काउंटिंग होते हैं, जैसे 5th रूट ऑफ 2 है, 4th रूट ऑफ 2 है, 3rd रूट ऑफ 2 है, nth रूट ऑफ 2 है, वो सारे इस टाइप के नंबर तो होंगे नहीं कि भाई आप स्क्वायर करो और ये स्क्वायर उड़े, ये 5th रूट वाला उड़ेगा ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस केस में। अच्छा, सेंट्रोइड की बात होगी। सेंट्रोइड में जो इंपॉर्टेंट बात थी, एक तो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, एक मेडियन, एक ये रेशियो, जिस रेशियो में 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है ये। तो बाकी जो है आपका इन सेंटर वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो इसी प्रकार आप बने रहिए। यूट्यूब पर भी आगे से आगे अपने जो फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर भी करते रहिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। और ये क्लासेज इसी प्रकार से यूट्यूब पर इनके वीडियोज आते रहेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी लाइव क्लासेज भी शुरू करेंगे।
तब तक ये वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे जैसे जैसे उपलब्ध होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद, आगे कल मिलते हैं।